हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम नेहा है और आज हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट एंड एथिक्स के, जो कि हमारी एफसीआई के लिए इम्पॉर्टेंट है। एफसीआई के एफसीआई के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि हम अपने से अटेम्प्ट करें और मार्क करके बताएंगे कि हमें हमारे क्वेश्चन कितने सही हुए। ठीक है, आउट ऑफ 50 आपके कितने मार्क्स आए, आउट ऑफ 50 आपके कितने मार्क्स आए। ओके, पर क्वेश्चन आप 1 नंबर दो अपने आप को और ट्राई करो कि आपके मैनेजमेंट एंड एथिक्स के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं और हमें कमेंट करके अपने मार्क्स ज़रूर बताइए। चलिए तो लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। एक और न्यूज़ है, अगर आप हमारे एफसीआई कोर्स को ख़रीदना चाहते हैं और एफसीआई कोर्स में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से तय करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स प्राइस 999 को ले सकते हैं, जिसमें आपको जो है कि कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा, 1 ई बुक रहेगी और जो है कि आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस पीडीएफ रहेंगे, प्लस आपको जो है प्रीवियस ईयर के जो भी जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको हमारे कोर्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको जो है कि गाइडेंस दी जाएगी। तो सारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए हमें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैसेज करिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया गया है, तो अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। थैंक यू सो मच। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चलिए तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन, सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हाइजीन फैक्टर। ठीक है, या फिर हम लोग कहेंगे मोटिवेशन और हाइजीन फैक्टर की थ्योरी के से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। Hygiene factor are similar to dash needs identified by hierarchy of needs। hierarchy of needs में, ठीक है, सबसे पहले आपका जो है हाइजीन फैक्टर कहाँ पे है, किस नीड के बराबर आपको जो है कि ये बताया गया है। तो ये जो है कि हमारा हाइजीन फैक्टर है या फिर जो हमारी बेसिक नीड्स हैं ये हमारी जो है कि लोअर ऑर्डर में आते हैं। ओके, लोअर ऑर्डर में ही हमारी हाइजीन फैक्टर और जो है कि हमारी बेसिक नीड्स जो भी होती हैं वो हमारे जो है कि लोअर ऑर्डर या फिर हमारे बेसिक नीड्स के हिसाब से हमें चाहिए होती हैं। तो हाइजीन फैक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि हाइजीन एंड मोटिवेशन, जो दो थ्योरीज़ हैं, हाइजीन एंड मोटिवेशन थ्योरी, उनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आपस में क्या होता है, अगर आपका हाइजीन और मोटिवेशन दोनों कम है या फिर लो है तो यहाँ पे क्या होगा, आप जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो या फिर जिस प्लेस पे काम कर रहे हो तो वहाँ की जो सिचुएशन वो बहुत ही ख़राब होगी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी। ओके, तो ये सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट होने वाली है। एम्प्लॉयज़ आपके मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, वो आपसे कंप्लेन करेंगे। ओके, अगर बात करेंगे हमारा कि मोटिवेशन हाई है और हाइजीन लो है, हाइजीन लो है मतलब इन द सेंस कि साफ़ सफाई वहाँ पे बहुत कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड तो रहेंगे बट दे हैव कंप्लेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके लिए, आपके अगेंस्ट आप उनको कंप्लेंट्स रहेंगे, भले वो मोटिवेटेड रहेंगे काम के लिए। तो ये भी आपका जो सिचुएशन है वो हमारा जो है काम जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कंप्लेंट्स आपकी रहेंगी ही रहेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे हाई हाइजीन एंड लो मोटिवेशन। ओके, अगर हाइजीन बहुत अच्छा है बट वहाँ के जो आपके कर्मचारी है वो आपके मोटिवेटेड नहीं है तो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, वो कंप्लेंट्स करेंगे। ठीक है, बट ठीक है, कंप्लेंट्स बहुत कम रहेंगी बट वहाँ पे वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, इसलिए वो आपका जो है कि काम अच्छे से नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी वहाँ की अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, लो होगी प्रोडक्टिविटी। अब नेक्स्ट बात करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाई हाइजीन एंड हाई मोटिवेशन। तो सिचुएशन ये आइडियल सिचुएशन बनती है, ठीक है, जो कि हमारा सिचुएशन नंबर 4 बनता है। ठीक है, सिचुएशन नंबर 4 बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, मोटिवेटेड रहेंगे, हाइजीन भी अच्छा है, तो आपका जो काम है या फिर जो आपका आउटपुट है आपके इंस्टीट्यूशन का वो बेस्ट होगा। तो इसलिए आपकी जो सिचुएशन 4 है वो एक आइडियल कंडीशन होती है। अगर हाइजीन की बात करेंगे तो हाइजीन में आपका सबसे पहले तो हो जाएगी आपको
प्रॉपर पानी, ठीक है, पानी जो है साफ़ मिलना चाहिए आपके जो जैसे वॉशरूम्स हो गए, ठीक है, और आपकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है हाइजीन के फैक्टर्स में आते हैं। चलिए, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो होगा सी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रैटेजी वे इन विच एम्प्लॉयज़ स्ट्राइव टू रिड्यूस इनिक्विटी। बात कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजी होगा जो कि हमारे इनिक्विटी को रिड्यूस करेंगे, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी, चेंजिंग देयर इनपुट्स एंड और आउटपुट्स। वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वो अपना इनपुट्स चेंज कर सकते हैं या फिर आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से वो जो है कि हमारे एम्प्लॉयज़ अपनी इनइक्विटी को रिड्यूस कर सकते हैं। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो होगा सी, चेंजिंग देयर इनपुट्स एंड और आउटपुट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच थ्योरी इज़ कंसिडर्ड टू डील विथ कंसिक्वेंसेस। कौन सी थ्योरी है जो कि हमारी कंसिक्वेंसेस को डील करती है, ठीक है, हमारी जो सिचुएशन आती है, अच्छी है, बुरी है, ये सब सारी चीज़ें जो है कि वो मोटिवेट करने के लिए भी होती है, कि हमें अपने काम के लिए आइडियली मोटिवेट करना, अपने अंदर से है ना कि एक आवाज़ देना। तो ये जो कंसिक्वेंसेस है ये फिर या फिर जो भी हमारे सामने कंडीशंस आती हैं उसको कौन थ्योरी बताता है। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ओके, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट हो जाना या फिर उसके लिए डेडिकेटेड रहना, ये सब सॉरी जो है हमारी ये आती हैं इन्फोर्समेंट थ्योरी के अंतर्गत। 2 फैक्टर्स थ्योरी जो हमारी हो जाएंगी, मोटिवेशन फैक्टर और हाइजीन फैक्टर। नीड हायरार्की थ्योरी में हमने बात की थी आपको क्वेश्चन सीरीज़ 8 में, ठीक है, वहाँ पे नीड हायरार्की थ्योरी को आपको अच्छे से डिस्कस किया गया। तो सीरीज़ 8 को अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं, वहाँ पे बेसिक जो नीड हायरार्की थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर अ रिकमेंडेशन टू प्रिवेंट पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट ऑफ पनिशमेंट। इसमें बोल रहा है कि ऐसी कौन सी आप रिकमेंडेशन दोगे या फिर कौन सा ऐसा सुझाव दोगे जिसमें जो है कि हमारी जो पनिशमेंट है उसका साइड इफ़ेक्ट ना दिखे आपको। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हो जाएंगे वो होंगे, फोकस स्पेसिफिकली ऑन बिहेवियर इन क्वेश्चंस, ऑलवेज पनिश इन प्राइवेट, ओके, स्पेसिफाई अल्टरनेटिव बिहेवियर दैट विल प्रिवेंट मिस्टेक फ्रॉम बीइंग रिपीटेड। एक्चुअली क्या है, किसी भी पनिशमेंट की या कोई भी आपके एम्प्लॉयज़ है वो गलती करते हैं तो आपको वहाँ पे सबसे पहले उनको जो भी पनिशमेंट देनी है या उनको कुछ भी सुनाना है वो उनको प्राइवेट में आप बोलो। ओके, उनकी एक स्पेसिफिक चीज़ को जिससे वो लैक कर रहे हैं या जिससे उनको गलती हो रही है वो सारी चीज़ें उनको आप जो है प्राइवेट में बताओ या फिर उसको स्पेसिफिकली पॉइंट करो कि ये चीज़ें आपकी गलत हैं। फिर क्या है, उनके क्वेश्चंस के बिहेवियर को नोट करो कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उस हिसाब से जो है कि आपकी ये सारी चीज़ें पनिशमेंट की जो साइड वो है वो सारी चीज़ें कम हों। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मोटिवेशन थ्योरी फोकसेस ऑन एस्टेब्लिशिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस टारगेट। कौन सी थ्योरी है जो मोटिवेशन थ्योरी पे फोकस करती है और जो है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको जो है कि टारगेट करती है, ठीक है, या फिर टारगेट जो हमारी परफॉर्मेंस है उस पर को जो है कि ध्यान में रख के कराती है। तो ये हमारी जो है कि होती है गोल थ्योरी, ठीक है, गोल थ्योरी। नेक्स्ट है हमारी रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी अभी मैंने पीछे आपको डिस्कस किया कि किसी भी कंडीशन या फिर किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो थ्योरी हमारी लाई गई थी या जो थ्योरी को कंसीडर करते हैं वो हमारी रीइंफोर्समेंट थ्योरी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैक्सन इज़ अ लाइन वर्कर फॉर अ लोकल क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर। जो हमारा जैक्सन है
वो क्या करता है, एक नॉर्मल लाइन वर्कर जो है वो काम करता है हमारी लोकल क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर में, जो ठीक है, जो लोकल कंपनी है वहाँ पे जो कपड़े मैन्युफैक्चर करती है वहाँ पे वो जो है कि काम करता है। इवन दो ही डज़ नॉट पोजेस एन ऑफिशियल टाइटल और अ प्राइवेट ऑफिस, वो नॉर्मल वर्कर की तरह है, उसको कोई ऐसा पोजीशन नहीं है उनकी कंपनी में, उसका कुछ या फिर उसको कोई ऐसा उसका खुद का प्राइवेट ऑफिस नहीं मिला है। ओके, Jackson is more than willing to give his complete dedication to assisting the organization in achieving its mission of producing a quality product. ऑल्दो उनके पास कुछ भी मतलब उनका ना प्राइवेट ऑफिस है या फिर ना उनकी अपनी कोई कैबिन है, फिर भी वो क्या करते हैं, वो पूरी की पूरी अपनी कंपनी के लिए डेडिकेटेड है और अच्छे से अपने काम को करने के लिए डेडिकेटेड है और जो है अपने इंस्टीट्यूशन को ये अपनी जो कंपनी है वहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट वहाँ पे बने। देन क्वेश्चन अपना क्या है कि दिस विलिंगनेस टू परस्यू एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, ये जो हमारा इच्छा है इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को के गोल्स को डेमोन्स्ट्रेट करना, वो किस तरीके के उसमें आता है, तो ये होता है हमारा गोल कमिटमेंट। ओके, गोल कमिटमेंट, उन्होंने कोई चीज़ पहले कमिट की थी कि नहीं मैं अपने गोल को अच्छे से करूँगा, मैं क्वालिटी प्रोडक्ट दूंगा, मैं अपना 100% दूंगा, तो ये जो है कि उनकी गोल कमिटमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सजेस्टेड फॉर अ सक्सेसफुल मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम, इसमें से कौन सा है जो कि हमारे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम्स को के लिए सजेस्ट किया जाता है कि वो सक्सेस होगा, ठीक है, वो सक्सेसफुल रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो हो जाएगा मैनेजमेंट किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले वहाँ पे आपको एक निर्धारित समय दिया जाएगा या फिर निर्धारित समय दिया जाएगा कि आप उस टारगेट को अचीव करो। देन उसके बाद जो है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको जो है कि एनालाइज किया जाएगा, उसको टारगेट किया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द टास्क और ड्यूरिंग द टाइम आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्रायोरिटाइज द गोल्स हमारे जो है कि जो है सबकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग होंगी, है ना, अपने गोल्स के लिए, ठीक है। अगर मैनेजर है तो उसकी प्रायोरिटीज़ अलग होंगी, जो वर्कर है उनकी प्रायोरिटीज़ अलग होंगी, जो CEO है उनकी प्रायोरिटी अलग होंगी, लेकिन काम वो एक ही ऑब्जेक्टिव पे कर रहे हैं, बट उनकी जो काम करने का जो उनकी प्रायोरिटीज़ होंगी, ठीक है, वो अलग होंगी। तो इस तरीके से जो होगा सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी भी प्रोग्राम को, वहाँ पे ये जो ऑल ऑफ दिस अबव हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच थ्योरी ऑफ मोटिवेशन स्टार्टेड विथ एन अजम्पशन दैट एम्प्लॉयज़ आर रेशनल, कौन सी थ्योरी है जो कि बोलता है कि एम्प्लॉयज़ जो है रेशनल है। चलिए तो बात करते हैं, ये जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या होती है, यहाँ पे बात होती है कि ये जो है कि हमारे एफर्ट और रिवॉर्ड के बारे में बात करते हैं कि कोई भी एम्प्लॉयज़ है, जैसे मैंने जैक्सन की बात कर ली, जैक्सन क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, वो जो है कि अपना बिना उनकी इच्छा थी कि वो अपने इच्छा के अनुसार अपने गोल के लिए, अपने कंपनी के काम के लिए पूरे डेडिकेटेड हैं। अब क्या होगा कि जितना वो डेडिकेटेड हैं, ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उनकी उम्मीदें बढ़ेंगी, ठीक है, कि मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं कंपनी को अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, मेरी परफॉर्मेंस के लिए मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो इस तरीके से ये होती है हमारी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है। जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने आपको बहुत पहले डिस्कस की थी जो है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन सीरीज़ 8 में, तो उस चीज़ को आप वहाँ से देखिए। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो होती है, क्या होता है कि उनका जो होता है ना कि मोटिवेटेड कब रहेंगे, अगर उनकी ये एक्सपेक्टेंसी जो है, ठीक है, वो पूरा हो रहा है, जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरे हो रहे हैं, जैसे कि उन्होंने एफर्ट जो लगाया है उस एफर्ट के हिसाब से रिवॉर्ड मिल रहा है, उसके बराबर रिवॉर्ड मिल रहा है, तब वो मोटिवेटेड होंगे, ठीक है, तब मोटिवेशन यहाँ पे होगा, ठीक है।
उनकी परफॉर्मेंस भी देख करके आप उनका अगर रिवॉर्ड बराबर नहीं दे रहे हो, अगर वो इच्छा उनकी क्या है, किस तरीके का रिवॉर्ड उनको चाहिए, उनको 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए या फिर उनको अपनी पोजीशन में बढ़ोतरी चाहिए या फिर उनको जो है या फिर प्रमोशन चाहिए या फिर वो जो है कि कुछ और चाह रहे हैं, तो वो क्या चाह रहे हैं उनकी चाहने की या फिर उनकी विलिंगनेस के हिसाब से वो मोटिवेटेड होंगे अपने जो है रिवॉर्ड के उसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो होगा हमारा बी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। द डिजायर्ड परफॉर्मेंस ऑफ स्किल एक्विटेंसेस इज एट्रीब्यूटेबल टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा स्किल बेस्ड पे प्रोग्राम। जो परफॉर्मेंस होता है तो वो होता है हमारा किसी का भी जो स्किल बेस्ड होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 की। द वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज एंड एट्रीब्यूट्स पॉसेस्ड बाय पीपल आर कॉल्ड। ठीक है, अलग अलग तरीके की एबिलिटी होंगी, ठीक है, अलग अलग तरीके का उनका एट्रीब्यूट्स होगा किसी भी काम में, ठीक है। तो इस तरीके के इस तरीके के पीपल को क्या कहते हैं, तो इस तरीके का जो होता है वो होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो है बेस्ट रिसोर्स होते हैं। ये जो है कि आपकी ये जो है कि मशीन बना भी सकते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। अगर ये अपना बेस्ट दें, जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उनका मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए, तो आपकी जो है कि सारी की सारी जो प्रोडक्शन है, आपकी जो कैपिटल है, जो आप काम कर रहे हो जिस पे, वो सब सारी चीज़ें आपकी बेस्ट होगी। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। करेक्ट आंसर विल बी बी, ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। द फोकस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड। ठीक है, जो फोकस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो किसके ऊपर रिवॉल्व करता है, मशीन के ऊपर, बी मोटिवेशन के ऊपर, सी मनी के ऊपर और डी मैन के ऊपर। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा मैन के ऊपर। अब बात करते हैं कि मैन के ऊपर, तो सबसे पहले ऊपर अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे मैनेजर है, यहाँ पे आपका मैनेजर जो है आपको अच्छे से मैनेज कर रहा है, ठीक है, वो अगर एक पीपल को मैनेज कर रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है, तो अगला जो पीपल होगा वो मे बी 2 से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करके वो जो है कि काम निकलवा सकता है अच्छा खासा। मे बी अगला जो 2 लोग है वो लोग जो है 2 से 3 लोगों को हैंडल करके अपना काम अच्छे से करवा सके। इस तरीके से जो है कि ह्यूमन मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, या फिर किसी भी हमारे जो मान लीजिए जो हमारे कहते हैं ना कि इंस्टीट्यूशन या फिर जो हमारे वर्कर है या फिर वर्क हमारी जो कैपिटल है उसको अच्छे से यूज़ करके। तो यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा मेन, ठीक है। मैन जो होते हैं, मैन पावर इज़ द बेस्ट पावर। अगर बात करेंगे हम लोग कि ये जो टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन 2 से 3-4 क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमारे जो है कि HRM से आने वाले हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, जो कि हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैंने आपको सीरीज़ 1 में आपको बताया था, ठीक है। ये हमारे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको एग्ज़ाम्स में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इस टॉपिक को आप अपने अगर अभी तक क्लियर नहीं किया है तो प्लीज़ क्लियर करते चलें। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। द क्वालिटी गोल्स रिक्वायर्ड अलाइनमेंट विथ। जो क्वालिटी गोल्स है, ठीक है, कोई भी गोल्स को अच्छे से मतलब पाने के लिए, ठीक है, क्या किस चीज़ का अलाइनमेंट ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए, किस चीज़ का जो होता है ना कि अरेंजमेंट अच्छे से होना चाहिए। तो किसी भी, मैंने अभी बात की कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना, उनके जो पावर है, जो उनका पोटेंशियल है उसको अच्छे से यूज़ करना हमें जो है बेस्ट आपको रिज़ल्ट देगा। तो इसलिए लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक जो है हमें अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स पावर का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ह्यूमन रिसोर्सेज। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट इज़ क्रिएटेड बाय। जो डिमांड है ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट का वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो वो जो है कि हमारे जो होगा करेक्ट आंसर वो होगा हमारा एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई, ओके, वैसे वैसे जो है कि ह्यूमन रिसोर्स या फिर ह्यूमन पावर का जो है हमें ज़रूरत होता गया। तो जो एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियों का बढ़ना जो है हमें ये डिमांड किया
जो है हमारे ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट का। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, वो होगा हमारा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। यूनियन फंक्शन अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। यूनियन फंक्शन अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, ऐसा कौन सा जो है कि यूनियन फंक्शन है जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ के रिजल्ट से आया है। तो वो जो भी कोई भी फंक्शन है या फिर कोई भी काम है ना, अगर वहाँ पे आपकी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारे डिससेटिस्फाई हैं, ठीक है, अपने काम से या दूसरों के रवैये से वो सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिल रहा है, या फिर वो डिससेटिस्फाई हैं आपके बिहेवियर से, आपके इंस्टीट्यूशन से, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा डिससेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ प्राइमरली कंसर्न विद। जो HRM है वो किससे नॉर्मली किससे कंसर्न करता है, किससे कंसर्न रहता है, तो वो जो है कि डायमेंशन ऑफ पीपल, किस किस तरीके की आपके जो है कि वहाँ पे आदमी रहने वाले हैं उनको मैनेज करना, उनके हर एक एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, ये सब सारी चीज़ें डायमेंशन ऑफ पीपल के अंदर आती हैं। ठीक है, कोई अच्छा हो सकता है, कोई बुरा हो सकता है, या कोई किसी का दिमाग ही गायब रहता है। ठीक है, किसी को अच्छे से काम करना आता है, किसी को सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आती हैं डायमेंशन ऑफ पीपल्स के बारे में। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा बी, डायमेंशन ऑफ पीपल। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्स टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉयज़ एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल। यहाँ पे बोल रहा है कि HRM का जो एम्स होता है वो क्या होता है एम्प्लॉयज़ के प्रति। किसी भी इंस्टीट्यूशन में हमारे HRM का क्या होता है मेन फंक्शन, तो वो होता है हमारा, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग हो या फिर उनके खुद के प्रोडक्शन के रिकॉर्डिंग हो, तो उनका जो है मेन एम होता है इफ़ेक्टिवनेस। ठीक है, कितने इफ़ेक्टिवली वो काम कर रहे हैं, है ना, कितने इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं, कितनी इफ़िशियंसी से काम कर रहे हैं, ये मेन इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे मेन एम होता है मैक्सिमाइज़ करने का कि इफ़ेक्टिवली कोई भी काम हो। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट और हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ही वाइड आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आपको केवल और केवल अपने आप को मैनेज करना है, या फिर आपके जो अपने काम है उसको मैनेज करना है। अगर हम बात करेंगे आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो वहाँ पे आपके एज अ होल, ठीक है, आपको 10 से 15 ह्यूमन जो है आदमी लोगों को, मैन लोगों को, ठीक है, आपको मैनेज करना हो सकता है। आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशनल जितने भी पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको मैनेज करना हो सकता है। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते एक दूसरे से। ओके, तो पर्सनल मैनेजमेंट अपनी जगह है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपनी जगह है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। अगेन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसमें कौन सा उसका फंक्शन है जो हमारे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट ह्यूमन रिसोर्स का होता ही है। रिक्रूटमेंट क्या क्या होता है कि कोई भी कंपनी जैसे जॉब ऑफर कर रही है, निकाल रही है, तो हो गया वहाँ पे रिक्रूटमेंट, जो कि वहाँ पे किसी भी मैन या फिर किसी भी जो एलिजिबल पर्सन है उसको वहाँ पे अपॉइंट करने की प्रक्रिया होती है। फिर सिलेक्शन किया जाता है, फिर ट्रेनिंग दी जाती है, सेलेक्ट किए फिर उसको जो है कि ट्रेनिंग देंगे, फिर उसको जो है कि काम पे लगाएंगे। कॉस्ट कंट्रोल यहाँ पे नहीं होता है। ओके, तो कॉस्ट कंट्रोल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इन्वॉल्व नहीं रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट द स्पेसिफिक गोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोई भी इसमें से कौन सा स्पेसिफिक गोल नहीं है। तो यहाँ पे सेपरेटिंग एम्प्लॉयज़, यहाँ पे किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हो आप ह्यूमन रिसोर्स को लेके, तो सेपरेट करके किसी भी एम्प्लॉयज़ को, है ना, आप नहीं काम करवा सकते। तो क्या होता है, किसी भी सबको एक साथ लेके, सबको एक साथ मोटिवेटेड करके एक यूनियन बना के, है ना,
तो वहाँ पे काम कराना वो आपका जो है कि मेन बेसिक एम होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सेपरेटिंग एम्प्लॉयज़, बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। आइडेंटिफाई द टॉप मोस्ट गोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, कहीं भी मैंने आप सबको बताया है कि बेसिक चीज़ें कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहा है या फिर कोई इनकम कर रहा है या कोई फर्म की बात हो रही है या कोई इंडस्ट्री की बात हो रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, कोई इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, किसी कॉलेज की बात हो रही है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लोग, या फार्मर भी एक होता है, वो लोग सबसे ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी पे बात करते हैं। ओके, कि पर पर्सन या फिर पर यूनिट एरिया पे हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम से कम इनपुट लगा के। ओके, कम से कम इनपुट लगा के कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो टॉप मोस्ट गोल होता है, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ले लो, आप एक फार्मर का ले लो, सबका एम यही होता है कि वो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा दे, प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छी खासी हो। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा प्रोडक्टिविटी, डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। टू अचीव गोल्स ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या ज़रूरत होती है? तो यहाँ पे कंट्रोल की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, या फिर कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो है कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। तो किसी भी गोल को पूरा करने के लिए वहाँ पे आपको सबसे पहले कमिटमेंट की ज़रूरत होगी कि आप कमिट करो या फिर आप दृढ़ निश्चय ले रहे हो कि आप उस एम को अच्छे से पूरा करोगे। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा सी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स इम्प्रूव। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या क्या इम्प्रूव करता है? ठीक है, तो वो हमारा जो है कि सबसे पहले परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करेगा, लीडरशिप की क्वालिटी लाएगा, आपके पोटेंशियल को आपको बताएगा, ओके, स्किल्स को बताएगा, रिसोर्सेज आप रिसर्च करने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट आपका यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स में होता है। तो सबसे पहले जो क्या इम्प्रूव करेगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी को हेल्प करता है इम्प्रूव करने में। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो होगा बी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। द अमाउंट ऑफ क्वालिटी आउटपुट फॉर अमाउंट ऑफ इनपुट मीन्स। ओके, यहाँ पे वही बात है, क्वालिटी ऑफ अमाउंट ऑफ आउटपुट, किसी भी आउटपुट क्वालिटी है, आउटपुट की क्वालिटी है वो जो है डिपेंड करती है हमारे कि इनपुट्स कैसा दिया गया है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। रिस्पॉन्डिंग टू एम्प्लॉयज़ एंड इन्वॉल्विंग देम इन डिसीजन मेकिंग इज़ रिफर्ड टू एज। ठीक है, किसी भी जो भी एक सेकेंड, किसी भी एम्प्लॉय को हम क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं डिसीज़न मेकिंग में। ठीक है, उसके रिस्पॉन्स का हम वेट कर रहे हैं, उसके हर इच्छा और जो सारी चीज़ें हैं उसको हम अपने किसी भी डिसीज़न मेकिंग में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, वहाँ पे क्या आपको बढ़ता है, तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, वो वहाँ पे चीज़ें अच्छी होती हैं। तो ये दिखाता है कि कोई भी एम्प्लॉय रिस्पॉन्स कर रहा है और इन्वॉल्व हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, तो वो दिखाता है वहाँ की क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप इन्फ्लुएंस विल बी डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ डैश दैट लीडर कैन एक्सरसाइज ओवर फॉलोअर्स। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, लीडरशिप जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है, द टाइप ऑफ दैट लीडर कैन एक्सरसाइज ओवर पावर फॉलोअर्स। ये किस तरीके के वो जो है कि जो है एक्सरसाइज या फिर किस तरीके का जो है चीज़ें इन्वॉल्व करता है। तो वहाँ पे ये दिखाता है उसकी पावर को, कि वो जो है कि उसकी लीडरशिप क्वालिटी दिखाएगा, ठीक है, वो चीज़ों को मैनेज करेगा। तो ये उसके यहाँ पे पावर की बात करते हैं। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। द लेजिटिमेट पावर इज बेस्ड ऑन द सबऑर्डिनेट परसेप्शन दैट द लीडर हैज़ अ राइट टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ लीडर। यहाँ पे बोल रहा है
कि कोई भी है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो है कि पावर जो है हमारी लेजिटिमेट पावर है। ओके, तो ये किस उसके अंदर आएगा, तो ये होगा रोल और पॉजिटिव विद इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी पावर को किस तरीके से, देखिए क्या होता है कि सब पावर को जो है आप एक लेवल पे नहीं रख रहे हो, ठीक है, अलग अलग लेवल पे वहाँ पे बात कर रहे हो। जैसे कि मैनेजर हो गया, मैनेजर अलग हो गया, उसकी पोजीशन अलग है, देन उसके अंडर 2 एम्प्लॉय आए, ठीक है, उनके सबऑर्डिनेट्स आ गए, फिर उनके बाद जो लेवल 3 के आएंगे जैसे कि वर्कर हो गए, ठीक है। तो बेसिक यूनिट से बात करते करते हम लोग टॉप यूनिट तक जाएंगे। तो ये होता है हमारा लेजिटिमेट पावर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। नीड्स सच एज ट्रेनिंग द ग्रुप, सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन, द अपॉइंटिंग सब लीडर में बी कॉल्ड। ठीक है, बोल रहा है कि कहीं भी ट्रेनिंग की ज़रूरत हो रही है किसी भी ग्रुप को, किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड वहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, और हम क्या है सब लीडर को अपॉइंट कर रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों को, तो इन सब सारी चीज़ों को इंक्लूड करोगे और उसको आप बोलोगे टीम फंक्शन। एक टीम की तरह वो फंक्शन करेगी, उसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं टीम फंक्शन, और टीम की तरह वहाँ पे वर्क करेगी वो। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप आर बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट, जो कंटीजेंसी थ्योरी है, ठीक है, लीडरशिप की, वो किस चीज़ पे बिलीव करती है, किस पे बात करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा देयर इज़ नो सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप अप्रोप्रिएट टू ऑल सिचुएशन। लीडरशिप की वजह बात करते हैं, लीडरशिप एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उसको भी आप अपना, अगर अभी तक ने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है लीडरशिप का, तो प्लीज़ आप उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपके साथ, और उससे पढ़िए, ठीक है। तो लीडरशिप जो क्वालिटी है, वहाँ पे क्या होता है कि कोई एक तरीके का आप सिचुएशन फॉलो नहीं कर सकते, किसी भी अलग अलग आपके इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम्स हो रही है, एक तरीके का आप जो है कि लीडरशिप क्वालिटी आप नहीं अपना सकते किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो आपको है ना फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, किस सिचुएशन किस तरीके से एक्ट करना है वो आपके लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा बी, देयर इज़ नो सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप अप्रोप्रिएट टू ऑल सिचुएशन, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। अनदर कंटीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप इज़ द पाथ गोल थ्योरी। बोल रहा है कि कंटीजेंसी थ्योरी का अलग एक लीडरशिप मॉडल था जिसको बोलते हैं पाथ गोल थ्योरी। This suggests that subordinate will see leadership behavior as motivating influences if तो यहाँ पे है कि जो सब ऑर्डिनेट्स को जो है सब ऑर्डिनेट्स जो है उनकी लीडरशिप क्वालिटी को देखेंगे तो अदर एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेट होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक से, अगर पाथ गोल रिलेशनशिप आर क्लैरिफाई, जो पाथ है जो गोल है वो सारी चीज़ें अगर क्लैरिफाई हैं तो वो जो है कि वहाँ पे मोटिवेट होंगे, ठीक है। जो भी नेसेसरी है, जो गाइडेंस नेसेसरी है, जो डायरेक्शन नेसेसरी है, ठीक है, जो भी ट्रेनिंग है, वो जो भी सपोर्ट चाहिए वो सब सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो वहाँ पे जो है कि जो वर्कर होंगे वो जो भी सब ऑर्डिनेट्स होंगे या फिर वो जो है कि मोटिवेटेड रहेंगे। फिर उसके बाद अगर वो जो है कि परफॉर्म अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, और जो है कि उनकी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो रही है, जो उनकी नीड है वो पूरी हो रही है, तब वो जो है कि मोटिवेटेड रहेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें अगर फुलफिल हो रही हैं तो वहाँ पे आपका जो मोटिवेशन है फैक्टर है, मोटिवेशन फैक्टर, वो वहाँ पे आपका वर्क करेगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले वो कल्चर से रिलेटेड बात करने वाले हैं, ठीक है। तो कल्चर से रिलेटेड बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कल्चर रिफर्स टू, कल्चर होता क्या है सबसे पहले। तो कल्चर क्या है, जैसे हम सबसे कल्चर होता है डिज़ाइन फॉर लिविंग, ओके, डिज़ाइन फॉर लिविंग, है ना, जैसे कि मैं कैसे रहती हूँ, ठीक है। तो मुस्लिम्स, मैं किसी ग्रुप के बारे में नहीं बात कर रही, ठीक है, एक एग्जांपल आपको दे रही, जैसे हमारे जो हिंदू हैं, ठीक है, तो वो उनका रहन सहन अलग है, मुस्लिम है उनका रहन सहन अलग है, ठीक है।
जो हमारे सिख हैं उनका अलग है, पंजाबीज़ हैं उनका अलग है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में आती हैं कि किस तरीके से हम पैदा हुए हैं, किस कल्चर में हम जा रहे हैं। मे बी वो जो है कि अडॉप्ट करे दूसरा, वो सारी चीज़ें दूसरी चीज़ें, बट आप ओरिजिनली क्या थे वो होता है हमारा कल्चर। तो ये होता है द स्पेशलाइज्ड लाइफस्टाइल ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पीपल। तो ये है किसी भी स्पेशलाइज ग्रुप का लाइफस्टाइल कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है, उसके कल्चर पे। नेक्स्ट बात करेंगे, द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज़ कॉल्ड। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कल्चर है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, जैसे कि ठीक है, हमारे दादाजी थे, ठीक, दादाजी कैसे थे, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन होगी। देन पापा आए, ठीक है, पापा के सेकंड जनरेशन हो गई, फिर हम लोग आए, फिर हमारे बच्चे आएंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे। तो ये जो कल्चर होता है वो हमारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये होता है, इनको बोलते क्या है, तो इनको बोलते हैं इनकल्चरेशन। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा इसका इनकल्चरेशन, इसका जो है कि द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा इनकल्चरेशन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की, द प्रोसेस बाय विच वन लर्न द नॉर्म्स ऑफ कल्चर डिफरेंस फ्रॉम योर नेटिव कल्चर। बोल रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जहाँ पे आप एक नॉर्म्स को या किसी दूसरे के कल्चर को आप लर्न करते हो, उसे समझते हो, उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो अपने कल्चर को छोड़ के, ठीक है, या फिर अपने कल्चर को वो नहीं, उस अपने कल्चर की बात नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग एक्कल्चरेशन। ओके, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा एक्कल्चरेशन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 है, लो पावर डिस्टेंस कल्चर इंक्लूड। जो लो पावर कल्चर डिस्टेंस होता है वो क्या क्या रखता है, वो किस में कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको डेनमार्क, न्यूजीलैंड, स्वीडन एंड यूएस में। ओके, लो पावर डिस्टेंस कल्चर या फिर हाई पावर डिस्टेंस कल्चर होता क्या है, ये क्या करता है, लो पावर है अगर, तो वहाँ पे क्या करेगा, एक इनइक्वालिटी को मिनिमाइज़ करेगा, इनइक्वालिटी को ख़त्म करेगा, ठीक है। और ये क्या होता है, बॉस एंड एम्प्लॉयज़ ट्रीट वन एंड अदर एज इक्वल और इक्वल राइट्स। जो बॉस हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं लो पावर डिस्टेंस में वो इक्वल रहेंगे, इक्वली उनको जो है आप उनको रिस्पेक्ट करोगे एक दूसरे को। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो लो पावर डिस्टेंस कल्चर है वहाँ पे जो पावर का हो वो डिसेंट्रलाइज किया जाता है, मतलब कि पावर को आप वहाँ पे डिवाइड किए रहते हो। सब ऑर्डिनेट्स एक्सपेक्ट टू बी कंसल्टेड, ठीक है, सब ऑर्डिनेट जो है कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कंसल्ट करें। बॉस एक्सपेक्ट इनिशिएटिव फ्रॉम एम्प्लॉयज़, बॉस जो है एक्सपेक्ट करता है कि इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के द्वारा। द आइडियल बॉस इज़ अ डेमोक्रेट, जो आइडियल बॉस होते हैं वो डेमोक्रेटिक चीज़ें अपनाते हैं, ठीक है। पीपल डिसअप्रूव द स्टेटस, लेस फॉर्मल सोशल इंटरेक्शन, नैरो रेंज ऑफ सैलरीज, ये सब सारी चीज़ें आती हैं आपकी लो पावर डिस्टेंस में। ये कहीं ना कहीं आपका भी एक HRM से कोई क्वेश्चन रिलेटेड हो गया। तो आप देख सकते हो कि HRM के कितने क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड करे हैं, तो उस हिसाब से आप जो है कि अपनी प्रिपरेशन रखोगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। इन अ मैस्कुलिन कल्चर मेन आर व्यूड एज, जैसे जहाँ पे ना पुरुष प्रधान समाज है वहाँ पे आदमियों को कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, आदमी असर्टिव होंगे, मीन्स पॉजिटिव होंगे, ओरिएंटेड टू मटेरियल सक्सेस एंड स्ट्रॉन्ग। वो जो है कि किसी भी काम के लिए मतलब किसी भी काम को शुरू कर रहे हैं तो उनमें उनको सक्सेस मिलनी चाहिए, प्लस वो जो है कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनका जो भी मोटिव होगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये यहाँ पे उनकी जो है कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मैन की, बट दिस इज़ अ टिपिकल हिपोक्रेटिक टाइप। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। इन फेमिनिन कल्चर बोथ मेन एंड वुमेन आर इनकरेज टू बी, जहाँ पे फेमिनिन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मेन एंड वुमेन दोनों को क्या इंक्रीज किया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप मॉडेस्ट रहो,
ठीक है, क्वालिटी लाइफ के लिए ओरिएंटेड और रहो, ओरिएंटेशन आपका जो अच्छा होना चाहिए क्वालिटी लाइफ के लिए, और जो है आपको टेंडर होना चाहिए। टेंडर इन द सेंस कि आपको कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए रिजिट नहीं होना चाहिए, रिजिट। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है कि जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी, मॉडेस्ट, ओरिएंटेड टू मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टेंडर। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की। एंड इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर प्रमोट, एक इंडिविजुअलिस्टिक जो कल्चर होते हैं वो क्या प्रमोट करते हैं, तो वो जो है कि आपके प्रमोट करते हैं कल्चर को, कंपटीशन को। क्या होता है कि जैसे कि हिंदू मुस्लिम में ऐसे धर्म को लेके या फिर कल्चर को लेके, है ना, आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक होड़ लगी रहती है, ठीक है, कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, ये सारी चीज़ें मतलब अलग अलग तरीके की, ठीक है, आपके मंदिर हो जाए, मस्जिद हो जाए, इन सब सारी चीज़ों पे उनकी जो है कि लड़ाई होती रहती है। तो कहीं ना कहीं एक ये कंपटीशन का ही पार्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, कंपटीशन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। कल्चर शॉक क्या होता है? ओके, नेक्स्ट बात तो कल्चर शॉक क्या होता है? अ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन दैट कैन अकर व्हेन एक्सपीरियंसिंग अ कल्चर फॉर फर्स्ट टाइम। किसी भी कल्चर को एक्सपीरियंस कर रहे हो आप, ठीक है, नए नए, तो वो जो है कि आपका जो फिजियोलॉजिकल जो आपका रिएक्शन होगा वो होता है हमारा कल्चर शॉक। वो होता है हमारा कल्चर शॉक, ठीक है, ताकि आपको शॉक लगा हो उस चीज़ को देख के। तो ये होता है, उस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन अकर व्हेन, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कब होता है? तो यहाँ पे कब होगा? डिफरेंट इथिक्स बैकग्राउंड मीट, नहीं। डिफरेंट कल्चरल बिलीफ कैन कन्फ्लिक्ट्स, नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। डिफरेंस रेसेस रैदर फॉर कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार, ये भी आप कह सकते हो, बट मेन जो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे होगा दोज विद डिफरेंट कल्चरल बिलीव्स, वैल्यूज़ और वेज ऑफ बिलीविंग कम्युनिकेट विद अनदर। जहाँ पे डिफरेंट कल्चरल बिलीव्स मिलेंगे, जहाँ पे उनकी खुद की वैल्यूज़ होंगी, वे ऑफ बिहेविंग एंड कम्युनिकेटिव विद अनदर, वो किस तरीके से एक दूसरे के कल्चर के रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, किस तरीके से वो जो है कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं अपने आप को, तब वहाँ पे जो है कि आपके इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन होंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा ए। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। अ लो कंटेक्स्ट कल्चर इज़ वन वेयर, जो कल्चर के लो कंटेक्स्ट होंगे वो कहाँ होते हैं? तो ये होगा द मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द वर्बल मैसेज, ठीक है। तो ये जो होगा जहाँ पे वर्बली आप जो है किसी भी मैसेज को अच्छे से चढ़ा बढ़ा के बोल रहे हो, वहाँ पे जो है कि लो कल्चरल टेक्स्ट होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। अ हाई कंटेक्स्ट कल्चर इज़ वन वेयर, जहाँ पे क्या है हाई कल्चर टेक्स्ट कहाँ पे होगा? तो वो होगा हमारा मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ इन कंटेक्स्ट और इन दी पर्सन। वो जो है कि कल्चर कहाँ पे होगा, ठीक है, वो होगा जहाँ पे इंफॉर्मेशन इंसान को खुद के अंदर है ना, वो किसी चीज़ को दिखा नहीं रहा, जता नहीं रहा है, ओके, उसके अंदर है सारी चीज़ें, वो बस अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन से, अपनी है ना स्किल के हिसाब से उसको जो है आपके सामने रख देता है, आप उसको समझ लेते हो, तो वो जो है कि आपकी जो है हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर के अंदर आती है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। विच टाइप ऑफ कल्चर इज़ कंपटीशन इनकरेज, किस तरीके की कल्चर में जो है आपके कंपटीशन जो है कंपटीशन को बढ़ाता है, इनकरेज करता है? तो ये जो है कि हमारे इंडिविजुअलिस्टिक जो कल्चर होते हैं, है ना, सबके जो अलग अलग कल्चर होते हैं वो होते हैं हमारे कंपटीशन को इनक्रीज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे मिलते हैं, वो उनका अलग अलग कल्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 है, when people who study
communication focus their attention on spoken symbolic interaction, their primary interest in which of the following. यहाँ पे बोल रहा है कि when people who study communication focus their attention on speaking symbolic interaction, कोई भी है वो बात कर रहा है, वो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, तो वो किस बात में ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा. तो ये जो है कि उनका जो इंटरेस्ट होगा वो किस तरीके का होगा. द वे पीपल यूज़ वर्ड टू क्रिएट कॉमन मीनिंग, किस तरीके से जो है वो लोग कॉमन मीनिंग बना रहे हैं किसी भी वर्ड का, उस तरीके से ये बात करते हैं हम लोग. करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा बी. ओके, वी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का. क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं. द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, किसी भी कंपोनेंट का जो किसी भी कम्युनिकेशन का ज़रूरी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. तो वो होते हैं हमारे ऑप्शन ए सोर्स, मैसेज, इंटरफेरेंस, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, इन्वायरमेंट एंड कंटेक्स्ट. ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमारे किसी भी चैनल के लिए या किसी भी कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए. नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की. द प्राइमरी चैनल दैट इंडिविजुअल यूज टू कम्युनिकेट विथ अदर्स आर. यहाँ पे जो प्राइमरी चैनल होंगे जो कि एक इंडिविजुअल यूज़ करता है दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो क्या होता है, वो होता है साइट और साउंड. ठीक है, साइट और साउंड, साइट मतलब देख के, साउंड मतलब बोल के. तो ये जो है कि हमारा पहला प्राइमरी चैनल होता है, बोलना और देखना. तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 44 का वो होगा सी. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की. A component in the communication process that we often send without being aware of it. ठीक है, अब क्या है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बिना जाने, है ना, उसको हम भेज देते हैं. तो ये होता है हमारा फीडबैक. हम फीडबैक देते हैं किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे क्या करते हैं, तब तक नहीं भेजते हैं जब तक कि हम उसके बारे में पूरी की पूरी तरीके से अवेयर नहीं हो जाते हैं या फिर वो चीज़ें हम अच्छे से नहीं जानते हैं. तो वो जो चीज़ हम देते हैं वो हम अपना उसको जानने के बाद वो हम देते हैं फीडबैक अपना देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में. वो राय हो सकती है आपकी या आपका ओपिनियन हो सकता है, तो हम जो है फीडबैक देते हैं. क्वेश्चन नंबर 46 की बात हो गया. क्वेश्चन नंबर 46 बात करेंगे. द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटरेक्शन इंक्लूड्स 2 मेजर कंपोनेंट. ओके, तो ये हो जाता है द फिजिकल सेटिंग एंड फिजियोलॉजिकल क्लाइमेट, साइकोलॉजिकल क्लाइमेट. जो इंटरेक्शन का दो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा फिजिकल सेटिंग. ठीक है, नॉर्मली 2 लोग आपस में बैठेंगे, फिर उसके बाद जो है कि साइकोलॉजिकल क्या क्या उनका मैच होता है, फिर वो जो चीज़ें सारी वहाँ पे आ जाएंगी. तो आप सामने बैठ के बात कर रहे हो और साइकोलॉजी आपकी मैच कर रही है, तो वो जो है कि आपके इंटरेक्शन के मेन कारण होंगे. चलिए, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की. विच एस्पेक्ट्स ऑफ मैसेज फोकसेस ऑन अ न्यू इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़. कौन सा जो है एस्पेक्ट है मैसेज का जो फोकस करता है, तो कंटेंट कैसा है वहाँ पे आपके मैसेज की न्यू इन्फॉर्मेशन को फोकस करता है कि किस तरीके का आइडिया आप शेयर कर रहे हो. ठीक है, क्या क्या नई नई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अच्छी हैं, बुरी हैं, ठीक है, स्पैम है, क्या चीज़ें हैं, वो कंटेंट से उसके हिसाब से आप पता कर सकते हो. तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी. ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्पीच एक्ट. स्पीच एक्ट की डिफिनीशन क्या होती है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा एन आइडेंटिफाइबल सीक्वेंसेस ऑफ स्पीच एक्टिविटी. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा एन आइडेंटिफाइबल सीक्वेंस ऑफ स्पीच एक्टिविटी. तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा बी. चलते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आइडिया दैट कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट मीन्स दैट. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, ये इसका मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेशन एडजस्टमेंट का एक प्रोसेस है. तो यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट आंसर जो होगा पीपल हैव टू लर्न ईच अदर्स मीनिंग ऑफ वर्ड. ठीक है, एडजस्टमेंट का मतलब हो कि लोगों को एक दूसरे के वर्ड की मीनिंग का मतलब समझना चाहिए. ओके,
फिर उसके बाद क्या होगा, एज वेल एज देयर नॉन वर्बल बिहेवियर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल मतलब होता है कि वो बिना बोले जिस तरीके का एक्सप्रेशन दे रहे हैं उसके हिसाब से भी हमें समझने की आवश्यकता होती है। तो यही होता है, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। आपको उनकी भाषा को समझना पड़ता है, उनके एक एक वर्ड को समझना पड़ता है, ठीक है, और उनके बिहेवियर को भी देखना पड़ता है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ए। ओके, चलिए अपना आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सजेस्ट दैट treating employees with respect would improve employee satisfaction and help in achieving higher productivity। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा उस किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो यहाँ पे जो बात करते हैं ये हमारा रिलेटेड होता है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से रिलेटेड होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा सी। ओके, थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एक और न्यूज़ है, अगर आप जो है हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं और एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम्स की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारे आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो है कि डिफरेंट पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको सारी क्लास की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर की जाती हैं, जॉब नोटिफिकेशन भी दिए जाते हैं, प्लस आपको जो है कि वहाँ पर फ्री में भी जो है कोर्स की जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो जुड़िए हमारे चैनल से एग्रीकल्चर एंड जीके ऑन टेलीग्राम, एंड आपको यूट्यूब पे फॉलो करना ही करना है। थैंक यू सो मच।